नमस्ते प्रिय स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके बायोलॉजी के अंदर जो टोटल लेसन्स हैं वो 42 हैं। 42 लेसन को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी पादपों में जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एंजियो स्पर्मिक प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हो कि इस वर्ड में या इस नाम के अंदर, यूनिट के अंदर दो टेक्निकल वर्ड्स आए हैं, आवृत बीजी और सेकंड नंबर पे है जनन यानी रिप्रोडक्शन। यहाँ हम सबसे पहले आवृत बीजी को देखें। आवृत बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दो शब्दों के मिलने से हुई है। एंजियोस प्लस स्पर्म। एंजियोस प्लस स्पर्म। एंजियोस का इंग्लिश वर्ड है कवर्ड तथा स्पर्मा को कहते हैं सीड्स या सीड। कवर्ड को हिंदी में कहते हैं ढका हुआ और सीड्स को कहते हैं बीज। सीड्स को क्या कहते हैं? बीज। कहने का तात्पर्य ढका हुआ या इसको आवृत भी कह सकते हैं, आवृत या आवरण। और दोनों को मिला के एक ही शब्द निकल के आया है कि ऐसे पादप जिनमें बीज यानी सीड्स कवर से ढका हुआ होता है, यानी जो सीड्स है वो कवर से, आवरण से ढका हुआ होता है, उसे कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज आवृत से ढका हुआ होता है उन्हें आवृत बीजी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें बीज आवरण से ढका हुआ होता है आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। यहां एंजियोस और स्पर्मा ये ग्रीक या लैटिन। एंजियोस और स्पर्मा ग्रीक या लैटिन शब्द हैं। एंजियोस को इंग्लिश में कवर्ड, स्पर्मा को सीड्स, हिंदी में कहेंगे ढका हुआ या आवृत या आवरण, और सीड्स को कहेंगे बीज। यानी ऐसे पादप जिनमें बीज आवरण से ढका हुआ होता है आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। तो आवृत बीजी मैं समझता हूं कि आवृत बीजी जो टर्म्स है वो आपको समझ में आया होगा कि आवृत बीजी आखिर क्या है। यहाँ काफी बार एंजियोस और स्पर्मा का ध्यान करना, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एंजियोस
या जो एंजियोस है ये कौन सी भाषा का वर्ड है? तो यहाँ ध्यान रहे प्रिय स्टूडेंट्स, कौन सी भाषा का है? ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा जो हमारा है टेक्निकल टर्म्स आया है वो है प्रिय स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन, यानी जन्म। रिप्रोडक्शन जन्म। तो जन्म क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि जन्म क्या है। तो प्रिय स्टूडेंट, जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो समस्त प्राणी हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं अपने जाति सातित्य को बनाए रखने के लिए। तो जन्म क्या है, हमें जन्म की डेफिनेशन देखें। जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त प्राणी अपने जाति सातित्य को बनाए रखने के लिए, अपने जाति सातित्य को बनाए। जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त प्राणी अपने जाति सातित्य को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान को जन्म देते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, जन्म क्या है? जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त जो प्राणी हैं वो अपने समान संतान को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यहाँ एक वर्ड आया अपने समान। क्या कभी आपने सोचा है कि ये आखिर अपने समान संतान को जन्म क्यों देते हैं? ये किसी दूसरी संतान को जन्म क्यों नहीं देते? तो यहाँ अपने समान का अर्थ है कि गाय है वो बछिया को जन्म देगी, मनुष्य है वो शिशु को जन्म देगा, बिल्ली है वो बिलोटे को जन्म देगी। अगर ऐसा नहीं हो कि अपने समान संतान को जन्म न दे तो देखो क्या होगा। मान लीजिए गाय है, गाय बछिया को जन्म न देके जो कुत्ता है उसके पिल्ले या कुतिया के पिल्ले को जन्म दे दे, तो आने वाले कुछ ही समय में जो गाय है उसका जो वंश है, जाति, वो तो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। और केवल किसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी? यानी बिलोटो की। बिलोटो किसे कहते हैं? बिलोटो यानी बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं? बिलोटा कहते हैं। ठीक है, तो बिलोटो की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी बिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये ध्यान रखें, जन्म एक साधारण सी डेफिनेशन है लेकिन स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। यहाँ अपने समान और जाति सातित्य, यानी अपने जाति सातित्य, दो वर्ड यहाँ मुख्य रूप से आने चाहिए कि जन्म एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त प्राणी अपने समान संतान को जन्म देते हैं। और अपने समान को जन्म क्यों देते हैं? क्योंकि उनका जाति सातित्य पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? बना है। तो ये हमारी क्या हो गई प्रिय स्टूडेंट? जन्म की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जन्म के प्रकार। तो अगर हम जन्म के प्रकार के बारे में जाने, यानी
जनन के प्रकार। तो प्रिय स्टूडेंट, जो जनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जनन? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन से जानने से पहले आप एक चीज और देखें। जो अलैंगिक जनन है, इससे पहले जो पादप हैं, पादपों के अंदर उनका जो जीवन चक्र है, पादप जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या होती है कि जो पादप हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रक्रिया है वो उनकी क्या कहलाती है? लाइफ साइकिल कहलाती है। तो पादपों का जो जीवन चक्र है वो क्या है? उनके जब से वो उत्पन्न हुए तब से लेकर जब तक वो समाप्त हो जाएं, उसके बीच की जो प्रक्रिया है वो उनका कहलाता है लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। तो पादपों के जीवन चक्र में मुख्य रूप से प्रिय विद्यार्थियों 2 अवस्थाएं आती हैं। कितनी अवस्थाएं आती हैं? 2 अवस्थाएं आती हैं, जिनको हम टेबुलेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी जो पहली अवस्था है वो है प्रिय स्टूडेंट्स बीजाणुद्भिद। और दूसरी है युग्मोद्भिद। यानी इसे कहेंगे स्पोरोफाइटिक। और इसे कहेंगे गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइट। तो हम यह समझेंगे दोनों वर्डों को कि जो पादपों का जीवन चक्र है इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, एक बीजाणुद्भिद और दूसरी युग्मोद्भिद। ये जो अवस्थाएं एक दूसरे में चेंज यानी कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, सबसे पहली बात कि यह मुख्य अवस्था है। क्या है? यह है मुख्य अवस्था है। दूसरी, यह द्विगुणित होती है। द्विगुणित का तात्पर्य है 2। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, पहली बात यानी यह मुख्य अवस्था है। यह कैसी होती है? द्विगुणित होती है।
अगला नेक्स्ट, यह है जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है, में विभेदित होती है। यह जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। नेक्स्ट बात, पहली, यह मुख्य अवस्था है, यह द्विगुणित होती है, यह जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। इधर देखते हैं हम युग्मकोद्भिद में क्या है, यह युग्मोद्भिद, यह गौण अवस्था है। कैसी अवस्था है? यह गौण अवस्था है। यह द्विगुणित है, यह कैसी है? अगुणित है, अगुणित यानी ये युग्मोद्भिद अवस्था है, यह कैसी होती है? अगुणित अवस्था होती है। यह जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। यह युग्मकों में पाई जाती है, युग्मकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? युग्मकों में, यानी यह युग्मक निर्माण का कार्य करती है। यह जो अवस्था है बीजाणु की, यह लंबी अवस्था है। कैसी है? लंबी अवस्था है। लंबी से तात्पर्य है कि इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय, इसमें अधिक समय लगता है, जबकि इसमें कम समय यानी अल्प जीवी, अल्प जीवी। कैसी है यह? अल्प जीवी है। यह लंबी अवस्था हम कहें अधिक जीवी है, और यह कैसी है? अल्प जीवी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीजाणु जो पादप है, पादपों में दोनों चक्र एक दूसरे में बदलते रहते हैं। दोनों जो पीढ़ियां हैं एक दूसरे में, बीजाणुविद युग्मोद्भिद में और युग्मोद्भिद बीजाणुविद में कन्वर्ट होती रहती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो एक दूसरे का बदलना है, इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ देखे काफी बार अंतर पूछ लेते हैं, 2 नंबर में आ जाता है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि पादपों के जो जीवन चक्र, लाइफ साइकिल है, जिसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली जो अवस्था है वो है बीजाणुद्भिद अवस्था या स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट। दूसरी युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइट कह सकते हैं। तो ये अवस्था एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। जो बीजाणुद्भिद अवस्था है युग्मोद्भिद में बदलती रहती है, युग्मोद्भिद वापस किस में बदलती रहती है? बीजाणु। तो ये एक अंतर के बाद, इसीलिए इसे कह रहे हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर वो पीढ़ी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ? तो प्रिय स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पादपों के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली है बीजाणुद्भिद और दूसरी है युग्मोद्भिद। तो यहाँ आपको इसे ध्यान रखना है, काफी बार आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। तो हमने पीढ़ी एकांतरण को अच्छे से जाना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ जनन में 2 प्रकार हमने लिए थे, अलैंगिक जनन और दूसरा स्टूडेंट्स लैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो करते हैं अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है, इसके हम डेफिनेशन समझे सबसे पहले कि अलैंगिक जनन आखिर क्या है। तो यहां देखें, यानी जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक या मैं कहूं एकल जनक भाग लेता हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो डेफिनेशन देखें, जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतति निर्माण में केवल एकल जनक भाग लेता हो। यहां भाग लेने का अर्थ पार्टिसिपेट करना, भाग लेने का अर्थ एक पक गया हो, ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट करना, एकल जनक क्या लेता हो, भाग लेता हो। तो जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, या हम कहें अलैंगिक जनन, यानी ऐसी प्रक्रिया या संतति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनक ही भाग लेता हो। यहाँ वर्ड आया है एकल जनक, क्या वर्ड आया है, एकल जनक। तो अलैंगिक जनन में केवल एकल जनक ही भाग लेता है। या प्रिय स्टूडेंट, इसको मैं दूसरे शब्दों में इस प्रकार डिफाइन कर सकता हूं कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण या युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, तो वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया इसमें बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्रण के ही संतति का निर्माण होता है, उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। तो इसको और हम शॉर्ट में इस प्रकार कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे कह सकते हैं इसको, जो अलैंगिक यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। यहां देखें, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है यानी अलैंगिक जनन। और ये अलैंगिक जनन क्या होता है, मैंने यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण वर्ड बोले हैं। एकल जनक, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, केवल एकल जनक के, नर या मादा दोनों में से कोई भी एक इसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा यहाँ वर्ड आया था प्रिय स्टूडेंट्स, बिना अर्धसूत्रण, बिना अर्धसूत्रण, यानी कहने का तात्पर्य इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो हम कहेंगे बिना अर्धसूत्रण। और तीसरी जो बात आई है वो आई है बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक संलयन। तो अलैंगिक जनन में यह 3 वर्ड मुख्य रूप से एकल जनक भाग लेता है, एकल जनक पार्टिसिपेट करता है। दूसरा बिना अर्धसूत्रण, इसमें किसी प्रकार का कोई अर्धसूत्र विभाजन नहीं पाया जाता। और तीसरा है बिना युग्मक संलयन। यहाँ जो वर्ड आया है स्टूडेंट वो आया बिना युग्मक संलयन। तो बिना युग्मक संलयन अगर कोई संतति उत्पन्न होती है तो इसको एक नए नाम से हम जानते हैं, उसे कहते हैं अपयुग्मन, अपयुग्मन। और अपयुग्मन को इंग्लिश में कहेंगे एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस।
तो देखिए अपयुग्मन क्या है। एपो जो मिक्सिस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का अर्थ है एब्सेंट और मिक्सिस का अर्थ है मिक्सचर। मिक्सचर एब्सेंट को हिंदी में कहेंगे बिना और मिक्सचर को कहेंगे मिश्रण। मिश्रण तो मिश्रण को हम कह सकते हैं बिना संलयन। बिना संलयन तो ऐसी प्रक्रिया या पादपों में लैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना संलयन के किसका निर्माण हो, पादप का या संतति का निर्माण हो, तो वो कहलाएगा अपयुग्मन, बिना युग्मक संलयन। और इस प्रकार बिना युग्मक संलयन जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति को कहते हैं प्रिय स्टूडेंट्स अपयुग्मक। अपयुग्मक और अपयुग्मक बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिना युग्मकों के संलयन जो संतति बनती है उस संतति को कहेंगे अपयुग्मक। और अपयुग्मक बनने की इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अपयुग्मन या एपोमिक्सिस कहते हैं। तो काफी बार 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ ध्यान दें अपयुग्मन क्या है, यही कुछ समझने की यहाँ इस लेसन के अंदर टेक्निकल वर्ड से ही आ रहे हैं, इनको विशेष तौर से आप ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ शायद सभी स्टूडेंट के समझ में आया होगा कि अलैंगिक जनन में 3 चीजें प्रमुख हैं। एकल जनक भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट इन वन पेरेंट्स, बिना अर्धसूत्रण यानी इसमें मियोसिस नहीं पाया जाता है और इसमें युग्मकों का संलयन आपस में युग्मक एलिमेंट से नहीं जुड़ते हैं। और वो प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है, युग्मकों का जब संलयन नहीं हो रहा है तो दूसरे वर्ड के नाम से जाना जा रहा है अपयुग्मन। अपयुग्मन को इंग्लिश में एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वर्ड की उत्पत्ति 2 शब्दों के मिलने से, एपो प्लस मिक्सिस। एपो यानी एब्सेंट, मिक्सिस यानी मिक्सचर। हिंदी में एब्सेंट को बिना, मिक्सचर को मिश्रण और मिश्रण किसका, संलयन। या मैं मिश्रण कह सकता हूं या इसको क्या कह सकता हूं, संलयन। संलयन तो बिना संलयन के अगर संतति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की जो संतति से जो युग्मक बनते हैं उसे कहते हैं अपयुग्मक। और अपयुग्मक बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपयुग्मन, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये है बच्चों अलैंगिक जनन। तो प्रिय स्टूडेंट्स अलैंगिक जनन को आपने अच्छे से जाना कि आखिर में अलैंगिक जनन होता क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के प्रकार। तो प्रिय स्टूडेंट अलैंगिक जनन भी 2 प्रकार का होता है। यह है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला है अपबीजानुक्ता। अपबीजानुक्ता। और दूसरा है कायिक
प्रवर्धन या कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अब बीजाणुता को इंग्लिश में कहेंगे एगेमोस्पर्म, एगेमोस्पर्म। और इसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर यानी अपबीजाणुता। तो यहां देखें अपबीजाणुता क्या है। जो अपबीजाणुता शब्द है इसको इंग्लिश में कहेंगे एगेमोस्पर्मी। क्या कहेंगे? एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी शब्द की उत्पत्ति 3 तरीके से मिलकर हो रही है। ए प्लस गेमस और प्लस स्पर्म, यानी एगेमोस्पर्मी जो वर्ड है 3 तरीके से इसकी उत्पत्ति हो रही है। ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म। ए यानी बिना या हम कहें एब्सेंट। गेमस यानी फर्टिलाइजेशन और स्पर्मा यानी सीड्स। बिना फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहेंगे प्रिय स्टूडेंट्स निषेचन। बिना निषेचन और सीड्स को क्या कहेंगे? बीज। तो यहां वर्ड स्पष्ट हो रहा है। ऐसे पादप जिनमें बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। हाल ही में 2019 में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें केवल आपसे वहां डेफिनेशन पूछी है कि अपबीजाणुता क्या है, जिसमें आपको केवल 2.5 टप्पे की बात बतानी है। ए प्लस गेमस प्लस स्पर्मा। ए यानी बिना, गेमस यानी फर्टिलाइजेशन और स्पर्मा यानी बीज या सीड्स। सीड्स को हिंदी में कहेंगे बीज, फर्टिलाइजेशन को निषेचन और बिना तो बिना होता ही है, यानी बिना को एब्सेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यहां हम एब्सेंट लिख सकते हैं ABSE, एब्सेंट। एब्सेंट यानी बिना या अनुपस्थित। ऐसे पादप जिनमें बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी अपबीजाणुता। अपबीजाणुता ध्यान करें एगेमोस्पर्मी। ठीक है, तो मैं समझता हूं शायद ये आप अपबीजाणुता आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं 2nd नंबर पर जो हमारा वर्ड आया है वो है प्रिय स्टूडेंट्स कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन को समझने से पहले हम यहाँ एक वर्ड समझें प्रवर्ध। प्रवर्ध से ही क्या बना है? प्रवर्ध से ही प्रवर्धन बना है। तो प्रवर्ध क्या होता है? प्रोपेगल। ये प्रोपेगल क्या होता है कि पादप का वह अंग या भाग, ब्रैकेट में मैं यहां लिखना चाहूंगा बीज को छोड़ के, बीज को
छोड़कर, किसको छोड़कर? बीज को छोड़कर। पादप का वह अंग या भाग जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण हो। पादप का वह अंग या भाग जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण हो प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध या प्रोपेगल कहलाता है। प्रोपेगल कहलाता है। तो प्रवर्ध या प्रोपेगल क्या है? पादप का वह अंग या भाग किसको छोड़कर? बीज को छोड़कर। वह अंग या भाग जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है प्रवर्ध या प्रोपेगल कहलाता है। तो अच्छे से काफी बार एक नंबर में आ जाता है। प्रवर्ध या प्रोपेगल क्या है? एक टेक्निकल वर्ड है। इस लेसन के अंदर जो इस प्रवर्ध को समझ गया, प्रोपेगल को समझ गया, उसको इस लेसन के अंदर, यूनिट के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ प्रवर्ध या प्रोपेगल क्या है? पादप का वह अंग या भाग जिसके द्वारा उस भाग से ही नई पादप का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। तो वो क्या कहलाएगा? प्रवर्ध कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन। तो प्रिय स्टूडेंट्स, पादपों में जो अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधि है, हमारे प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो पादपों में जो अलैंगिक जनन की जो प्रमुख विधि है वो कायिक प्रवर्धन ही है। क्या है? कायिक प्रवर्धन। यहाँ कायिक प्रवर्धन को समझने से पहले एक चीज और देखें कि अलैंगिक जनन के दौरान जनन के दौरान जो संतति पैदा होती है, जो संतति पैदा होती है या जिस संतति का निर्माण होता है वह आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होती है वह आनुवांशिक रूप से, कौन से? आनुवांशिक रूप से जनक के क्या होती है? समान होती है, यानी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जनक के समान हुबहू, मैं इसको कह सकता हूं टू कॉपी। तो उस ऐसी संतति जो जनक के बिल्कुल समान है उसको एक नए नाम से जाना जाता है प्रिय विद्यार्थियों, और उसका नाम है क्लोन। क्या है? क्लोन। तो क्लोन क्या होता है? अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति जो जनक के बिल्कुल क्या हो? समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन, यानी फोटोकॉपी कहते हैं। आई बात समझ में? क्लोन क्या होता है? ये टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखना, काफी बार आता है कि क्लोन क्या है। तो क्लोन क्या है? अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति पैदा होती है, जिस संतति का निर्माण होता है, वह संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और इस प्रकार की संतति को क्लोन कहते हैं, यानी फोटो कॉपी, एकदम जीरोक्स, पिता के जैसी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखें, क्लोन वर्ड बार बार आएगा, क्लोन क्या है, क्लोन क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लोन क्या है। अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन।
कायिक प्रवर्धन। तो अभी मैंने आपको बताया कि पादपों में जो अलैंगिक जनन की जो मुख्य विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक प्रवर्धन जो है इसे समय समाप्ति की ओर है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन क्या है। थैंक यू स्टूडेंट।